हमारे साथ नसीरुद्दीन शाह हैं। इनकी तारीफ में मैं घंटों खर्च कर सकता हूँ। आपका कोई मुंबई के पास फार्म हाउस है जिसके दरवाजों पे आपने अपनी ट्रॉफियां मढ़वा रखी हैं। इन ट्रॉफियों की कोई कीमत नहीं है मेरे लिए। मुझे अमन फिल्म याद आ रही थी। पहली दफा आप स्क्रीन पर आए। मैं वो खुशी बयान नहीं कर सकता। जिंदगी में पहली दफा मैंने सिनेमा का कैमरा देखा और इतना बड़ा था कि मैं हैरत में पड़ गया। क्या बोला था दिलीप कुमार ने? हाँ, उन्होंने कहा कि अच्छे खानदान के बच्चे फिल्मों में नहीं आते। अब यूसुफ साहब के इंतकाल के बाद मैंने उनके बारे में एक मजमून लिखा था जिसमें बहुत लोग खफा हुए। अब हुआ करें, काश मेरी आवाज इतनी वजन रखती कि मैं इन रेसलर्स बच्चियों के हित में कुछ बोल पाता। Actors avoid political comments. Why? Unless they are flattering to the establishment. इन सबको पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट से कि उसको गालियां लिख के उसको मतलब दिन भर वो बैठे वही करते रहते हैं। So I don't give any weightage to them. अगर प्रधानमंत्री मेरे बारे में कुछ बोले तो मैं शायद सुनूंगा उसके बारे में कि उन्होंने क्या कहा, पर वो मेरे बारे में क्यों कुछ कहेंगे। लल्लन टॉप अड्डा है, बहुत मजे आने वाले हैं क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही ईमानदार आदमी है, ऐसा हमें लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमने इनकी किताब पढ़ी है और फिल्में भी देखी हैं। और एक बात है जो अटक गई है, ये अटकना वैसा है जैसे आपने बहुत पैसे जोड़ के एक बहुत महंगी पतंग खरीदी है, जो कितनी भी महंगी हो, 25 पैसे 50 पैसे से ज़्यादा की तो होगी नहीं, क्योंकि बचपन में मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा नहीं थी और वो कमबख्त एक पेड़ पे फंसी हुई है और जब आँख खुलती है तो लगता है कि बस हाथ बढ़ा के उसको वापस से खींचने वाले थे। बात ये है कि ये जो कुछ बहुत कामयाब लोग हैं, ये बहुत कुछ कहते हैं पर उससे ज़्यादा चुप रहना चुनते हैं, पर ये अपनी अंतरात्मा को जवाब कैसे देते होंगे। हमारे साथ नसीरुद्दीन शाह हैं। इनकी तारीफ में मैं घंटों खर्च कर सकता हूँ, पर फिलहाल हम इनको सुनने आए हैं और ये ज़रूरी है, आर्ट ऑफ लिसनिंग, क्योंकि देश में आजकल सबको सिर्फ बोल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। मैं ताज पर बात करूंगा, मुझे पीआर टीम ने कहा भी है कि शुरू में ही कर लीजिएगा, तो मैं भी ख्याल रखूंगा। पर मैंने आपके बारे में बहुत सारे लेजेंड सुने हैं। एक ये है कि आपका कोई मुंबई के पास फार्म हाउस है जिसके दरवाजों पे आपने अपनी ट्रॉफियां मढ़वा रखी हैं हत्ते के तौर पे। ये सच है या गलत? ये सच है। क्योंकि इन ट्रॉफियों की कोई कीमत नहीं है मेरे लिए ना। पहली वाली जब मिली थी तो मैं बड़ा खुश हुआ था, फिर उसके बाद धड़ाधड़ मुझे अवार्ड पे अवार्ड मिलते गए जब मेरा करियर शुरू हुआ था। लेकिन मुझे उस दौरान पता चला कि ये अवार्ड जो हैं ये लॉबिंग का नतीजा है। ये नेसेसरीली आपके मेरिट की वजह से नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे मैंने उनको कहीं रख दिया। फिर मुझे पद्मश्री पद्म भूषण वगैरह दिया गया तो मुझे अपने वालिद की बहुत याद आई जो गुजर चुके थे और जो हमेशा इस फिक्र में रहते थे कि तुम ये निकम्मों का काम करते हो, भांड बनोगे, ये बनोगे, वो बनोगे। और मैं राष्ट्रपति भवन में कहा तो मैंने बाबा से मैंने कहा आप देख रहे हो कि नहीं, तो वो देख रहे थे और वो बड़े खुश हो रहे थे। तो उस बात की मुझे खुशी है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव अवार्ड्स जो होते हैं मुझे इनसे सख्त नफरत है, क्योंकि किसी भी एक्टर जिसने अपनी जान लगा के काम किया है वो भी सबसे अच्छा एक्टर है ना साल भर का। आप टोकरी में से एक बंदे को निकाल के बोलोगे ये सबसे अच्छा है, तो ये कहाँ से जायज हुई बात। मुझे बिल्कुल कोई उनमें आई एम नो प्राइड एट ऑल इन दोज अवार्ड्स। और मैं इनफैक्ट जो आखिरी 2 मिल रहे थे मैं उनको लेने भी नहीं गया था। और मैंने जब फार्म हाउस बनाया तो मैंने सोचा कि इनको यहाँ लगा देते हैं कि जो भी बाथरूम जाएगा उसको 2-2 मिलेंगे। दोनों हाथ से दरवाजा खोलना पड़ता है। 2 फिल्म फेयर अवार्ड। आप ये मुझे बता रहे थे कि आपने कहा देख रहे हो, ताज में एक सीन है जिसमें आपका किरदार अपने बागी बेटे को गले लगाने के लिए बढ़ता है और वो ठिठक जाता है। हम सबके किस्मत में ऐसे ही है क्या कि हमारे बाप जब उन्हें गले लगाना था तब वो सख्त बने रहे और जब उन्होंने समझने की कोशिश की तब हम दूर जा चुके? बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे साथ तो ये
दो तरफा था। ना मैं अपने वालिद को समझ पाया, ना वो मुझे कभी समझ पाए। ये कि वो पुरानी रीति रिवाजियों में यकीन करते थे, भाई फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली, जो वो कहता है वही चलेगा, सबको उसके ही इज द प्लैनेट अराउंड हुम ऑल द सैटेलाइट्स रोटेट, जो वो कहता है वो सही है बस। वो क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई होगी तो उन्होंने इस तरह की, और मैंने कोशिश की अपने बच्चों के साथ मैं ऐसा ना करूं, लेकिन एक फासला बना रहा हम दोनों के बीच जो कभी भी वो दरार भर नहीं पाई, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। और जैसा कि मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि मैं उनकी कब्र पे गया, उनके जनाजे पे मैं मौजूद नहीं था, और मैंने खूब बातें की उनसे, वो सब कुछ उन्हें बताया जो मैं कहना चाहता था और कह नहीं पाया था। ऐसा लगा कि वो सुन रहे थे। पर आपने जो कहा ना बिल्कुल सही है कि जब गले लगाना चाहिए तब सख्त हो जाते हैं। अब एक लड़का अगर क्लास में फेल हुआ है तो वो खुश तो नहीं होगा ना फेल होकर, जब वो घर आएगा उसकी तो हालत पतली होगी। दैट इज द टाइम ही नीड्स कंफर्ट। ये नहीं कि आप चिल्लाएं उस पर और धमकियां दें। तो मैं इस बात का ख्याल जरूर रखता हूं अपने बच्चों के साथ। उनकी नाकामी तो उन्हें मिल रही है, मिलेगी, जैसा कि मुझे भी मिली है। मैं कोशिश करता हूं टू कंफर्ट देम व्हेन दे फेल। पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया, ये अलग बात है। आप ये बता रहे थे मैयत और जनाजे की बात, मुझे अमन फिल्म याद आ रही थी। पहली दफा आप स्क्रीन पर आए, मैं पहली झलक दफा भर के लिए, बिल्कुल जो एक लम्हे भर के लिए मैंने बड़ी कोशिश की। 7 रुपए मिले थे। 7.5 7.5, आई स्टैंड करेक्टेड। हालांकि एक्स्ट्राज को मिलते थे 15 रुपए उन दिनों, पर मैं एक्स्ट्रा यूनियन का था नहीं, और मुझे ये सब बाद में पता, मैंने ये डॉट्स जोड़े कि ये कैसे हुआ कि कुछ पैचवर्क बचा होगा, 2-3 शॉट राजेंद्र कुमार साहब के क्लोजअप चाहिए थे, उसके पीछे कुछ भीड़ चली आ रही है। तो पैम्पोश रेस्टोरेंट एक हुआ करता था लिंकिंग रोड पर, जहां पे सारे स्ट्रगलर्स पड़े रहते थे। आपका पक्का वाला ठिकाना। हाँ। तो वहां एक दिन एक बंदा आया और के ऐसे यहाँ कुछ 10 हम लोगों को इकट्ठा किया, और उसने कहा कि कल वहां पहुंच जाना नटराज स्टूडियो। तो मैंने कहा है अच्छा क्या करना है, शूटिंग करनी। अरे वाह, इसी के लिए तो आए। इसीलिए तो आए हम। और मैं पड़ा हुआ था बम्बई में, तो वो मिल गया, और मैंने किसी भी तरह धक्के मुक्की करके मैं सबसे आगे खड़ा हो गया। इसीलिए मेरा शॉट अभी भी है उस फिल्म में। मोहन कुमार साहब जिन्होंने वो फिल्म बनाई थी, उनसे मेरी कभी दोबारा मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो उन्होंने मेरा रोल नहीं काटा। हालांकि घर जाके मैंने सबको बताया कि मेरा तो बड़ा लंबा रोल था, मैं तो एक स्पीच भी देता था राजेंद्र कुमार की मौत पर, ये वो सब काट दिया उन्होंने। हर नाकाम एक्टर की ये कहानी होती है कि मैंने इतना अच्छा काम किया था कि वो काट दिया उन्होंने। आप जब ये कर रहे थे तो बिल्कुल भी ध्यान आ रहा था जब पहली बार पर्दे के पीछे थे, यू वर अरे प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, बिल्कुल, पर्दे पे लात मार के। हाँ। मैं वो खुशी बयान नहीं कर सकता। जिंदगी में पहली दफा मैंने सिनेमा का कैमरा देखा, और इतना बड़ा था कि मैं हैरत में पड़ गया। और फिर वो एक शॉट लिया गया जो है नहीं फिल्म में, कि हम सबको एक लाइन में खड़ा किया गया, और कैमरा जो था वो हर एक पर पैन करता हुआ जा रहा था, और किसी वजह से जब वो मेरे ऊपर था तो वो रुक गया, वो कुछ ठीक ठाक कर रहे थे, और मुझे अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था कैमरा की लेंस में। वो एक जादुई लम्हा था मेरे लिए। मैं अपने आप को देख रहा था उस मूवी कैमरा के अंदर, और 7.5 रुपए मिले उस दिन के, 7.5 रुपए अगले दिन के, बचा एक शॉट। और लेकिन मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई कि ये अब मैं बन गया एक्टर वगैरह, क्योंकि ये तो मुझे मालूम था वो 7.5 रुपए 6 दिन में। इससे कितने दिन बाद की बात है जब आप पाली हिल के बंगले पे ट्रॉफियां घूर रहे थे? जी, उसकी मेरे ख्याल से उसके 1 महीने बाद।
जब मैं बिल्कुल ही खस्ता हाल में था, मदनपुरा में एक जगह थी जहां पे मुझे एक सोने के लिए एक बिस्तर मिला हुआ था। दड़बा सा था बिल्कुल। जी बिल्कुल, दड़बा। और मैं आता जाता था पैम्पोश रोज बिना टिकट, कभी नहीं किसी ने मुझे पकड़ा। ये भी एक अजीब इत्तेफाक था। और मैंने बड़ी कोशिश की, मैं वेटर की नौकरी मिल जाए, कहीं कुछ दरवाजा खोलने वाली कोई कुछ मिल जाए मुझे। देखिए ताजमहल होटल में मिल जाती, ताजमहल होटल में मिल बेल बॉय जाती। की। और अगर बेल बॉय की नौकरी मिल जाती तो आज मैं पता नहीं क्या होता। तो यही मैं सब स्टूडेंट एक्टर्स को बताता हूं कि तुम में हर एक पोटेंशियल है। अगर मैं ना लौटता घर तो मैं आज शायद हेड शेफ होता ताजमहल होटल में, होता तो मैं यही। क्या बोला था दिलीप कुमार ने जब एक दिन हिम्मत करके आप चले गए थे? हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं, अच्छे खानदान के बच्चे फिल्मों में नहीं आते, तुम अच्छे खानदान के हो, तुम्हारे वालिद दरगाह शरीफ के नाजिम हैं, ये सब छोड़ दो, वापस जाओ। मेरा अगर मुझ में हिम्मत होती तो मैं पूछता था फिर आप कैसे आ गए फिल्मों में, अगर शरीफ खानदान के लोग नहीं आते। बट मेरी हिम्मत नहीं हुई और फिर उन्होंने मुझे घर भिजवा दिया। फिर उनसे मुलाकात हुई एक मुद्दत बाद, कर्मा की शूटिंग के दौरान, पर मैंने उन्हें वो वाकया याद दिलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके घर हजारों आते होंगे मुझ जैसे, और मेरे ख्याल से उन्हें याद भी ना होगा। पर हमें याद है ये 3 इस तरह के जो मोमेंट हैं। एक, जब आपके वालिद को आपके निकाह की खबर मिलती है, फिर आप एक रात के लिए जाते हैं, बस वो लगभग खाना खा चुके हैं, दैट टेंशन। फिर अलका जी का आपको गद्दार कहना, और ये उसके बीच में ये, बल्कि उसके पहले ये दिलीप साहब वाली बात। नहीं, दिलीप साहब वाली बात, हाँ, तो उसके सबसे उससे पहले पहले, सबसे पहले यही हुई। ये मेरे ख्याल से कहीं डिटर्मिनिंग मोमेंट्स थे मेरी जिंदगी के। मुझे जरा भी ख्याल नहीं आया कि मेरे वालिदैन क्या सोचेंगे शादी के बारे में सुन के, या घर से भाग जाने के बारे में सुन के। और उन्हें जरा खबर नहीं थी कि मैं कहाँ हूं। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ये कहाँ गया। झगड़े वगड़े मेरे होते रहते थे कॉलेज में, नानक चंद कॉलेज में था मैं, मेरठ में। तो उनको डर लगा कि किसी ने मार तो नहीं डाला, किसी ने किडनैप तो नहीं कर दिया उन्हें। और मैंने खत भी नहीं छोड़ा कोई, ना मैंने खत लिखा घर, टेलीफोन तो था ही नहीं हमारे घर पे। तो मैं अब सोचता हूं कि क्या बीती होगी उन पर जब इस तरह से मैं गायब हो गया। मेरा बेटा जो परफेक्टली जिम्मेदार है, अगर वो कहता है कि 9 बजे आ जाऊंगा और वो 12 बजे तक नहीं आता, मैं घबराने लगता हूँ कि क्यों नहीं आया। तो मैं आई ट्राई टू इमेजिन, अगर वो जज्बा मुझे कभी पोर्ट्रे करना पड़ा, मालूम नहीं कर पाऊंगा कि नहीं। शादी तो खैर अब इतनी हरकतें मैं कर चुका था, शादी भी कर ली। चौंकना बंद हो चुके थे जी, वो लोग, चौंकना बंद हो चुके थे क्या? मैं किसी हद तक, लेकिन इतना बड़ा झटका उनको लगेगा मेरे ख्याल से उनको इसकी भी उम्मीद नहीं थी। हाँ, सिगरेट पीता है, आवारागर्दी करता है, फिल्में बहुत देखता है, क्रिकेट का शौक है, ये सब फजूल की लग़वियत वो करता ही रहता है। शादी कर ली, सो पर दैट खबर तो पूरे शहर को थी। वो थे मेरठ में, शादी अलीगढ़ में हुई। अलीगढ़ में चल रहा था सब। तो वक्त नहीं लगता अलीगढ़ से मेरठ खबर जी। पहुंचने में। हमारी नेचुरल ग्रेप वाइन जो है वो किसी मोबाइल फोन से ज्यादा तेज चलती है। और फिर जब बेटी हुई तब बाबा गए मिलने, उससे मैं दिल्ली में था, और बड़े खुश हुए बेटी को देख के, क्योंकि उनकी बेटी की बहुत उनको तमन्ना थी। लेकिन हम 5 बेटे हुए, जिनमें से 3 हम हयात रहे। बेटी उन्हें चाहिए थी, बेटी उन्हें सबसे पहले मेरे जरिए मिल गई। तो किसी हद तक एक पैचअप वहां हुआ, लेकिन बहुत देर ना चला वो, क्योंकि फिर मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट जाने की बातें की तो उन्होंने सर पीट लिया अपना कि तुम ये क्या कर रहे हो, 2 साल और सीखोगे एक्टिंग, अब एक्टिंग और कितनी करनी है, क्या सीखने को।
और फिर अलकाजी साहब का गद्दार कहना वो मुझे बहुत चुभा। फिर हुआ क्या था ठीक ठीक? जब मैंने उसको जाके बताया कि मेरा कोर्स खत्म हो रहा था, वो खींचने में लगे थे आपको डायरेक्शन की तरफ, वैसे ही वो डायरेक्शन में मुझे खींचना चाह रहे थे, मैं एक्टर बनना चाहता था। तो फाइनली मैंने जिद करके मैं वापस एक्टिंग कोर्स में आ गया। लेकिन कोर्स खत्म होने को आया तो मुझे ख्याल आया कि अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि वो खफा थे तो वो मुझे रेपर्टरी कंपनी में लेने वाले नहीं थे। वो उन्होंने साफ कर दी थी बात। युववाणी के 15 रुपए मिलते थे टीवी पर, एक ब्लैक एंड व्हाइट चैनल था जिसमें कभी कभी नाटक भी हो जाया करते थे। रेडियो पर 10 रुपए या 15, वो 15 रुपए का चेक लेके ऑल इंडिया रेडियो से हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जाते थे। वो बिल्कुल सामने था AIR के, और मेरे सामने जो बंदा है वो 20,000 रुपए का चेक कैश करा रहा है, और फिर मैं कैसे मिला, मैं इसी काउंटर पे, सही काउंटर है कि नहीं, 15 रुपए का चेक है। तो मुझे ख्याल है कि फिल्म इंस्टीट्यूट शायद जाना चाहिए, शायद कुछ काम मिले, कम से कम पेट तो भर सकूंगा, भले ही 2 साल और। तो उन्होंने कहा 2 साल मैं नहीं तुमको सपोर्ट करूंगा, तुमको जो करना है करो, बहुत हो गया। दैट वॉज फॉर देम द लास्ट स्ट्रॉ। लेकिन मैं सेलेक्ट हो गया, मेरे भाइयों ने मेरी मदद की 2 साल, बाबा ने नहीं की। लेकिन जब मेरा दाखिला हुआ फिल्म इंस्टीट्यूट में तो 600 रुपए की जरूरत थी एज एडमिशन फीस। वो मेरे पास थे नहीं 600, क्या 5 रुपए नहीं थे मेरे पास। मैंने तार भेजा उनको कि मुझे 6,000 रुपए की सख्त जरूरत है फौरन, और मैं उम्मीद कर रहा था कि मना कर देंगे। बट अगले दिन TMO से, टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर, एक चीज हुआ करती थी जी। वो 6,000 रुपए उन्होंने भेजे, पता नहीं कहां से उन्होंने इकट्ठे किए, एक सवाल पूछे बगैर। तो इस तरह की जनरोसिटी भी बिल्कुल वही, जब जब गले मिलने जाओ तो दूर हो जाते हैं, और जब दूर हो जाओ तो गले मिलने आते हैं। जब इस तरह का रोल करते हैं अकबर का, तो नसीरुद्दीन शाह का प्रोसेस क्या होता है कि ये जो जो इमोशंस हैं जो स्क्रीन प्ले में दिख रहे हैं, वहाँ तो सिर्फ डायलॉग लिखा है ना कि ये बोल देना है, अब बोलते समय चेहरे पर क्या भाव लाने हैं, भीतर से क्या लाना है, एक लंबी ट्रेनिंग है लर्निंग और अनलर्निंग की। पर्सनल रेफरेंस कभी काम आते हैं क्या, या यू अवॉइड इट? नहीं, वो काम आते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो निशान छोड़ गए हैं वो काम आता है। अब अक्सर एक्टरों की ट्रेनिंग में एक बहुत ही गलत चीज उनसे करवाई जाती है, और आमतौर पे मैंने देखा हर एक्टिंग के स्कूल में, जो बहुत सारे जिसमें ढकोसला है, महज सिखाते कुछ नहीं है, उनको नचवाते हैं हिंदी फिल्मी गानों पर, किसी हीरो से हाथ वाथ मिलवा देंगे और उनसे हजारों रुपए लेकर एक हफ्ते में कह देंगे जाओ तुमने सीख ली एक्टिंग। ऐसी दुकानें चलती हैं? दुकान, अरे हर एक मोड़ पे है। मतलब कोड़ की तरह फूट रही हैं ये दुकानें। एक्टिंग, भी बुलाते हैं ऐसे एक्टिंग की दुकान आज बुलाते हैं, मैं नहीं चाहता। मैं सिर्फ सुभाष घई साहब के इंस्टीट्यूट में गया था, क्योंकि वो बाकायदा इंस्टीट्यूट है, और उन्होंने मुझे खुली चिट्ठी दी थी कि तुम्हें जो करना है करो। तो 2 साल उनके साथ मैंने काम किया। लेकिन सॉरी, सवाल क्या था, मैं भूल गया। सवाल ये था कि जब ताज का, हाँ, मेरा क्या प्रोसेस है उसमें। हाँ, तो शुरू में मेरा ये विश्वास था कि किसी भी किरदार को गहराई में समझना बहुत जरूरी है, और जितने उस किरदार के नजदीक जा सको वो जाना जरूरी है। धीरे धीरे करते करते, तजुर्बा पाते पाते, जब मुझे महात्मा गांधी का रोल मिला थिएटर में करने को, या गालिब का रोल मिला, या आइंस्टाइन का रोल मिला, तो मैं सोचता था कि मैं इन किरदारों को समझ कैसे सकता हूं। गांधी जी को मैं समझने निकलूंगा, गालिब को मैं समझने की कोशिश करूंगा, या आइंस्टाइन को मैं समझने की कोशिश करूंगा? ये तो बिल्कुल बेकार की बात है। सो आई बिलीव that to play a character you don't have to understand him, उसका साइको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, वो कर क्या रहा है उस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि सारे जज्बात जो पैदा होते हैं वो वाया व्हाट ही इज डूइंग पैदा होते हैं। तो जो गलत काम करते हैं ये एक्टिंग स्कूल्स के,
स्टूडेंट से कहते हैं कि अपने अपनी जिंदगी का कोई वाकया बताओ जो तुम्हें अभी भी याद है और जिससे तुम्हें बहुत अफसोस हुआ था, तो कोई बेचारा अपने चाचा की मौत का बताता है, कोई अपने नाना की, कोई अपनी नानी की बीमारी, कोई, और वो जाहिर है कि रोने लगते हैं। और वो टीचर उनसे कहता है कि अब ये याद रखो, जब इस तरह का की जज्बात चाहिए तो ये ही करना, उस पुराने वाकये को याद करना, विच टू माई माइंड इज नॉनसेंस। उस वाकये को याद नहीं करना चाहिए, उस जज्बात को याद, उस जज्बे को याद करना चाहिए, वो आपके साथ रहना चाहिए। तो मैं अपने वालिद की जगह 3 बेटे, मेरे वालिद के भी 3 बेटे, तीसरा बागी, तो कहीं पर मैंने उनको समझने की कोशिश की, या उनको अपनी अपनी जगह उनको रखने की कोशिश की अकबर बन के, और जो उन्हें महसूस होता था उसको समझने की कोशिश की। But the important thing for an actor is not what is the character feeling, but what is the character doing. Act शब्द का मतलब ही होता है to do, डिक्शनरी में, to do, not to pretend, not to become another character, not to speak, there's nothing, to do. आप हमारे देश में हिस्ट्री को लेके बहुत बहस शुरू हुई है, जिसकी बहुत सारी पॉलिटिकल जिसके रीजंस भी हैं, और कई लोगों को वो बिल्कुल कैची सी हेडलाइन मिल जाती है, अरे फलाने ने ये कहा मुगल ऐसे, ढिकाने ने कहा मुगल वैसे। ज़्यादातर बहसें इसमें जो हैं वो कम पढ़ी लिखी बहसें होती हैं। बिल्कुल। So even if you have to discard Mughals or any empire, you'll have to read about them, you'll have to know about their contradictions. आपको नरेशन हुआ होगा, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में मैं फिक्रमंद था, क्योंकि पृथ्वीराज जी ने जो किया है अकबर की का रोल, वो जैसी भी एक्टिंग है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो बैठ गया है लोगों के दिमाग में कि अकबर यही थे, ऐसे ही थे। उसका जो पोस्टर भी बना था उसमें वो बहुत ऊंचे दिख रहे हैं और सलीम छोटा छोटा सा ऐसे देख सा। रहे हैं। हाँ। तो वैसा जुस्ता तो है नहीं मेरा, ना वैसी पर्सनैलिटी है मेरी, ना वैसा ऑरा है मेरा जो पृथ्वीराज जी का था। तो मैंने सोचा कि ये रोल मैं नहीं करूंगा, क्योंकि कंपैरिजन होगा, मैं मारा जाऊंगा। लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ने पर मैंने अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि स्क्रिप्ट में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो पृथ्वीराज कपूर साहब के परफॉर्मेंस से जरा भी मिलती हो उस कैरेक्टराइजेशन में, ना सलीम के ना अनारकली के कैरेक्टराइजेशन में। नो लाउड वन लाइनर्स, नहीं, डायलॉग बाजी नहीं है। अब माना कि वो बहुत ही इमॉर्टल, सलीम तुम्हें जीने मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जी वगैरह वगैरह, जलाल अकबरी से खुदा तुम्हें महफूज रखे, इस तरह की डायलॉग नहीं है इसमें कॉन्वर्सेशंस हैं, which I tried to make as conversational as possible. Then I felt reassured कि भाई मुझे पैडिंग नहीं पहननी पड़ेगी, मुझे मोटापा नहीं बढ़ाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, मैं जैसा हूँ वैसा ही मैं करूंगा, क्योंकि ये अकबर के डिक्लाइनिंग ईयर्स की बात है। He looks vulnerable, he looks frail. Exactly, and that is what I found interesting about it, कि उसकी जो फ्रेलनेस, और किसी जमाने में वो बहुत तगड़ा था। Yes. हाथी वाथी वो टेम करता, वो जंगली हाथियों को वो टेम करते थे अकबर साहब। अब मैं भी जवानी में अच्छा खासा लहीम शहीम था, एक्सरसाइज वगैरह करता था, वेट लिफ्टिंग वगैरह भी की है मैंने, तो इट वाज इजी टू इमेजिन कि मैं यही इंसान हूं इन द कोर्स ऑफ द शॉट, नॉट अदरवाइज। वरना मैं फिर इंसिस्ट करता कि भाई जब मैं आऊं तो ऐलान होना चाहिए, बाब मुलाहिजा होशियार। तो इस सीरीज की राइटिंग ने मुझे बचा लिया। अगर उसमें जरा सी भी मुगल आजम की झलक होती, मैं ना करता। फीडबैक मिला आपको? जेन्युइन फीडबैक, नॉट द मेरी फैमिली ने भी नहीं देखा अभी तक वो। आपने देखा? मैंने कुछ एपिसोड्स देखे हैं, मुझे सेकंड सीजन के एपिसोड ज्यादा अच्छे लग रहे हैं फर्स्ट एपिसोड की बनिस्बत। फीडबैक, हाँ, लोग मिलते हैं, कहते हैं भाई बड़ा अच्छा लगा ये वो, पर
वो अपनी अपनी ओपिनियन है ना, मैं क्रिटिक्स की ओपिनियन पे गौर करता हूँ ना किसी और की। और मेरे ख्याल से एक क्रिटिक की ओपिनियन उतनी ही जायज़ है जितनी एक टैक्सी ड्राइवर की। तो I'd like to know कि उस तबके के लोगों ने ये देखा है कि नहीं। I'd like to know their opinion। कोई साहब जो इलाहाबाद से आए हैं, जो टैक्सी चला रहे हैं 20 साल से बम्बई में, उनकी क्या राय, उन्होंने देखा भी है कि नहीं। That's what I want to know। OTT जो है, हम इमेजिन करते हैं कि पूरे देश में फैला हुआ, ऐसी बात नहीं है। ज्यादातर लोग दूरदर्शन ही देखते हैं अभी तक। एक मेडिवल भक्ति ट्रेडिशन में एक शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, उस पर भजन भी बहुत है, अवधूत। कुमार गंधर्व और सबने इस पे गाए हैं, जो बहुत ही वर्ल्डली अफेयर्स से मुक्त हो चुका है। नसीरुद्दीन शाह अब लगभग वहीं पहुंच गए हैं क्या? क्योंकि जब हर कोई सोचता है कि अरे यार अब क्या ही कमेंट करना कि दिलीप कुमार या पृथ्वीराज कपूर कैसे एक्टर थे, यू ऑलमोस्ट कमेंट ऑन देम। एक आपको अपनी ड्यूटी लगती है, मैं डिवाइन नहीं कहूंगा क्योंकि वो बहुत ही कंटेस्टेड टर्म है। हाँ, जिम्मेदारी, आई थिंक, चाहे किसी को तकलीफ हो या ना हो। अब यूसुफ साहब के इंतकाल के बाद मैंने उनके बारे में एक मजमून लिखा था जिसमें बहुत लोग खफा हुए। अब हुआ करें, मुझे जो लगा मैंने कहा। मैं उनका मद्दाह भी था और मैं उनसे कई तरह से मैं डिसअपॉइंट भी हुआ बाद में। तो मुझे लगा कि भाई अब तारीफें तो दुनिया कर रही है ना उनकी, थोड़ा सा एनालिसिस भी किया जाए उनके बारे में, तो क्या बुरा है। लेकिन बहुत लोगों ने बुरा माना करें। भाई अगर साइलेंस इज कॉम्प्लिसिटी। काश मेरी आवाज इतनी वजन रखती कि मैं इन रेसलर्स बच्चियों के हित में कुछ बोल पाता। और मुझे अफसोस है कि किसी ने भी नहीं, जिसकी आवाज पूरा मुल्क सुनता है, किसी ने उनके हित में बोलने की तकलीफ भी नहीं की। Actors avoid political comments. Why? Unless they are flattering to the establishment. Yes. Because they are so insecure कि जिस लेवल का हैरेसमेंट का सामना उन्हें शायद करना पड़े, वो मैं हो सकता है इमेजिन भी नहीं कर पाता। जो हैरेसमेंट मुझे फेस करना पड़ता है वो बहुत ही कम है। किस तरह का हैरेसमेंट? चिट्ठियां, एक साहब ने मुझे पाकिस्तान जाने का टिकट भेजा, गालियों भरी चिट्ठियां, फेसबुक पे नोटिफिकेशंस। यही होगा और क्या होगा। लेकिन जिसको मैं मानता नहीं उसकी मैं झूठी तारीफ नहीं कर सकता। हाउ डू यू डील विद इट? ये जो एक कुछ तो कान तक पहुंचती होंगी ना रिएक्शंस। हाँ, वो इस कान से अंदर जाती हैं, इस कान से बाहर निकल देता हूँ अपने इरादों की। हाँ, क्योंकि क्या फायदा इन पर फिक्र करने का। ये सब किराए के टट्टू हैं जो ये कमेंट्स भेजते हैं। इन सबको पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट से कि उसको गालियां लिख के उसको, मतलब दिन भर वो बैठे वही करते रहते हैं। सो आई डोंट गिव एनी वेटेज टू देम। अगर प्रधानमंत्री मेरे बारे में कुछ बोले तो मैं शायद सुनूंगा उसके बारे में कि उन्होंने क्या कहा, पर वो मेरे बारे में क्यों कुछ कहेंगे। कभी ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार की तरफ से या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई संदेश आया हो कि आपका इतना लंबा तजुर्बा है, यू हेल्प अस इन बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस स्पेशली अराउंड कम्युनिकेशन एंड एक्टिंग? कभी नहीं। सिर्फ सुभाष घई साहब ने मुझे बुलाया जब वो इंस्टीट्यूट बना रहे थे व्हिस्लिंग वुड्स, और मैं बड़ी खुशी उनके साथ हुआ, और 2 साल मुझे मौका मिला एंड आई मैनेज टू एस्टैब्लिश ए डिपार्टमेंट फॉर एक्टिंग जहाँ पर एक्टिंग सही तरीके से सिखाई जाए और बाकायदा एक फैकल्टी हो उसमें, बट नॉट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, नॉट फ्रॉम द महाराष्ट्र। कभी पहले कांग्रेस का राज, भाजपा कांग्रेस के लिए एक आध बार भाई कि अब सरधने से खड़े हो जाओ, एमएलए के सरधने का हूं मैं, मेरठ के पास। सरधने से एमएलए के लिए खड़े हो जाओ। मुझे नहीं। कब की बात है? ये मुद्दत पहले, मेरे ख्याल से 20-25 साल पहले, 90s।
हमारे एक रिश्तेदार हैं बुलंदशहर के, उन्होंने कहा कि तो भाई मेरा ऐसा ऐसा लोग कह रहे हैं सरधने में। मैंने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है। एक बेगम समरू को संभाल ले सरधना बहुत है। बिल्कुल, हाँ, वही बहुत है। सरधने में जब मेरी पिक्चर लगती है तो सरधने वाले नसीरुद्दीन शाह उस पर लिखा जाता है। कमाल है। एक जब हम इसके रशिस को देखते हैं ताज के, हर कोई अपनी गिवन आइडेंटिटी को लेके बड़ा अनश्योर दिखता है, इसीलिए बार बार वो चीजें आती हैं कि भाई तख्त पे बैठना है तो ताज का वजन उठाना पड़ेगा, दिस दैट, एवरीबडी इज ट्राइंग टू क्लेम समथिंग एल्स। नसीरुद्दीन शाह जब इतने सारे डेकेड्स देखते हैं तो उनको बहुत सारी आइडेंटिटीज मिली हैं। सरधने वाला एक आइडेंटिटी, चूंकि नसीरुद्दीन शाह नाम है तो एक मुस्लिम आइडेंटिटी है, लेकिन जो अपने आप को बहुत ही मेजर करके मुसलमान मानते हैं कि साहब हम मुसलमान हैं, उनकी नज़र में आपकी वो भी कंटेस्टेड आइडेंटिटी है। कलाकारों के बीच अलग अलग ढंग की आइडेंटिटीज आप डिस्कार्ड कर देते हैं या बहुत ज़्यादा ही खराब बोल देते हैं, तो आप कैसे नेविगेट करते हैं सारी आइडेंटिटीज में? बीइंग एक्टर, बीइंग मुस्लिम बाय बर्थ, वो एक सोशल आइडेंटिटी है। बिल्कुल। देन बीइंग इन, मतलब एनएसडी वाला भी है, एफटीआई वाला, जो भी बड़े रेयर कॉम्बो है। और फिर ये पीआर वाले भी पहलू बदलने लगते होंगे, अरे यार ये लाइन क्यों बोल दी इन्होंने। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा फिक्र नहीं होती और बहुत मेरे जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीच में अजमेर भी आता है, अजमेर शरीफ जहाँ मेरे वालिद साहब दरगाह के नाजिम थे। नैनीताल भी आता है जहाँ मैं पढ़ा, जहाँ पे आयरिश जो बोर्डिंग स्कूल थे, जो हमारी धुलाई किया करते थे बहुत ही बुरी तरह से। महा ठंडे अंडे। बिल्कुल। तो ये आई थिंक ऑल दीज आइडेंटिटीज ब्लेंड टू मेक मी वॉट एवर आई एम। मुझे फख्र है इन सब आइडेंटिटीज पर और बहुत कुछ मिला भी है इन सब से। और मेरी इंडिविजुअलिटी तो वही है ना, चाहे मैं, अब खुदा मालूम क्या होता अगर मैं सुपरस्टार बन गया होता, जिसकी मुझे कभी तलब थी नहीं। मैं सिर्फ, मेरी दुआ हमेशा ये होती थी कि जब मुझे जितनी ज़रूरत हो तब उतना हो मेरे पास, और वो दुआ पूरी हो गई। मेरी अम्मी दुआ देती थी कि खुदा तुझे इज्जत दे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि बहुत दौलत कमाना, ये करना, वो करना, बस यही कहती थी वो, खुदा तुझे इज्जत दे और अपने बच्चों की खुशियां देखते रहो। तो ये दुआएं तो कामयाब हो गई। आप ये बोल रहे हैं तो मुझे इज्जत के साथ साथ खुशी याद आ रही है, और जब मैं खुश नसीरुद्दीन शाह को याद करता हूँ तो वो मुझे आम खाता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, आम जैसा फल दुनिया में नहीं है। और गालिब साहब को भी आम का बहुत ही शौक था, और बचपन से ही, क्योंकि खेत वगैरह थे हमारे सरधने में, तो आमों के बागान वगैरह जाया करते थे, पिकनिक होती थी, और उसे कहते थे आम गिन के कोई नहीं खाता। और फ्रिज था नहीं, तो ट्यूबवेल के अंदर वो डाल दी जाती थी टोकरी, तो आम ठंडे हो जाते थे और फिर हम निकाल के खा 10-10 खाते थे। अब इतने नहीं खा सकता मैं। दस्तावर है। ओहो। ऐसे डायरेक्टर्स और राइटर्स को धुकधुकी रहती होगी कि इस आदमी के लिए क्या लेके जाएं। ऑन एन एवरेज कितनी स्क्रिप्ट्स, मतलब आते हैं काफी स्क्रिप्ट्स मेरे पास। मैं कुछ की तो शक्ल देख के ही उनको अंदर रख देता हूं, कवर जो होता है, और जो स्क्रिप्ट मेरे पास आता है जिसमें तस्वीरें हो मेरी उस रोल में वगैरह वगैरह, वो मैं हाथ भी नहीं लगाता, क्योंकि ये मुझे मालूम है कि ये प्रोजेक्ट नहीं बनने वाला है। कुछ वाइब्रेशंस की बात है। अब जैसे वेडनेसडे फिल्म की स्क्रिप्ट मेरी मेज पे कुछ 6 महीने पड़ी रही, क्योंकि वो दब गई थी, और स्क्रिप्ट में एक दिन मैं देख रहा था, फिर मैंने देखा ये मुझे ठीक लगती है, वो मैंने निकाल के पढ़ी। पतली सी स्क्रिप्ट थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो फिल्म भी कामयाब तो हुई, हालांकि शायद एक हिडन मैसेज था उसमें। हाँ, वो जो सारे टेररिस्ट मुसलमान थे चारों। नीरज से मैंने पूछा भी, मैंने कहा ये डिलिबरेट है कि नहीं। मैंने कहा एक टेमिलियन क्यों नहीं रखा तुमने यहाँ पर। नहीं वो ऐसी, नथिंग पॉलिटिकल इन दिस। हाउ कैन बी नथिंग पॉलिटिकल इन दिस। कोई नक्सल नहीं। कोई नक्सल नहीं।
कोई कोई माओवादी नहीं। LTT वाला नहीं, कोई माओवादी नहीं, चारों मुसलमान। जबकि आज सुबह ही अखबारों की पहली खबर है कि मणिपुर में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वहाँ पे जो 30 मिलिटेंट्स न्यूट्रलाइज किए गए। हम्म। अब वो कौन थे किसी को नहीं मालूम। और वो पॉपुलर कल्चर में आएंगे कभी विलन की शक्ल में। हाँ, मजहब का झंडा लिए हुए। मजहब मतलब आखिरत की फिक्र है लोगों को, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी नहीं, कि भाई मैं जन्नत जाऊंगा कि नहीं, मैं ऊपर वाला मेरे अच्छे कर्म नोट कर रहा है कि नहीं। मुझे तो हमेशा से ही ये बात बेवकूफ़ी की लगी कि एक अल्लाह मियाँ बैठे हुए हैं ऊपर और वो हर एक को देख रहे हैं और हर एक के बारे में नोट कर रहे हैं कि इसने क्या किया, उसने। मैंने कहा बहुत ही बिजी रहते होंगे वो, मतलब उनको फुर्सत ही कहाँ होगी कुछ और करने की। तो ये बातें तो मुझे तब भी नहीं सूझी जब 5-6 साल की उम्र में ये कहानियां मुझे बताई जाती थी, और अब तो खैर बिल्कुल ही मैंने आई एम लैप्स्ड मुस्लिम। क्या करे ठीक ठीक आदमी जो इन सारी आइडेंटिटीज के बीच जी रहा है। वो थोड़ा सा हिंदू थोड़ा सा मुसलमान है, साइंस पढ़ना या पढ़वाना चाहता है अपने बच्चों को क्योंकि उसे समझ में आ गया है ठीक ठीक कि तरक्की का रास्ता यही है। साइंस पढ़ना पढ़वाना चाहता है पर साइंटिफिक टेम्परामेंट लाने को राजी नहीं है। बिल्कुल। और वापस साइंस की बजाय सुपरस्टिशंस में हम लोग वापस जा रहे हैं कि इससे कैंसर भी क्योर हो जाएगा, इसमें हवाई जहाज भी उड़ेगा, इससे ये भी होगा, इससे वो भी होगा। साइंस तो खैर उनको चार्ल्स डार्विन को तो निकाल दिया बायोलॉजी से, टेक्स्ट बुक्स में से गया डार्विन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज गॉन। अगला आइंस्टाइन जाएगा और फिर पता नहीं क्या हमको समझाया जाएगा। अब इसरो के जो हेड हैं वो फरमा रहे हैं, आई थिंक शी इज अ लेडी, कि ये सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज पुरानों में हैं और वेस्ट वाले बिला वजह क्रेडिट लेते हैं इन सब चीजों का, इनको यूरोपियन इन्वेंशंस मानकर। अब इस एटीट्यूड मतलब इसके साथ क्या बहस की जाए, क्या कॉन्वर्सेशन रखा जा सकता है ऐसे शख्स के साथ। मेरा आखिरी सवाल पर्याप्त संकेत हो चुके हैं वहां से। अच्छा, मैं देख रहा था। जी, दो चीजें ध्यान आ रही हैं मुझे। एक तो कई ख्वाहिशें हैं जो बहुत देर में आती हैं पर आती हैं बादल बन के। आप गालिब का जिक्र कर रहे थे और आपने वो खबर पढ़ी थी कि अच्छा ये बना रहे हैं, चिट्ठी लिखी थी, या आपने दिलीप साहब से तब नहीं कहा लेकिन यू वर इन द सेम फ्रेम। नसीर भाई, नसीरुद्दीन शाह, नसीरुद्दीन साहब, नसीर साहब, जो जहां से देख रहा है इस किरदार को, आपकी तो अभी है ना ख्वाहिशें जब आप ये कहते हैं कि दिलीप साहब ने डायरेक्ट क्यों नहीं किया, तो इस तरह के सवाल आप अपने लिए भी पोज करते हो। बिल्कुल। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दोस क्वेश्चंस आस्क्ड बाय नसीरुद्दीन शाह? बाय एक्टिंग ऑन इट। मैं जहां भी हो सके एक्टिंग स्टूडेंट्स के साथ जाके काम करता हूं, जब भी मुमकिन हो सके मेरे लिए। अब भी फिल्म इंस्टीट्यूट में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में और सुभाष घई के इंस्टीट्यूट में, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं और शायद मैं किसी तरह से ये कर्ज उतार रहा हूं जो 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 जिंदगी ने जो एहसान किया है मुझ पर, कि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूं जो मैं ना करता तो मर जाता, जिसको करते हुए इस कदर खुशी होती है आज तक। ये और जो कुछ मैंने सीखा है सारे रास्ते, इसको बांटना मैं जरूरी समझता हूं कि ये इन बच्चों तक भी पहुंचे, क्योंकि हमें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। अलकाजी साहब जो थे वो बिल्कुल भी एक्टरों में उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो डिजाइनर, प्रोडक्शन डिजाइन। ओम पुरी और मैंने जो कुछ सीखा हमने अपने बल पे सीखा, और बड़ी मुश्किलें सही, ओम ने खास तौर पे मुझसे कहीं ज्यादा, लेकिन इतना कुछ
तजुर्बा पाने के बाद ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा है, गलत हो या सही हो, लेकिन ये मैं बांटना चाहता हूँ अगले जनरेशन के साथ। ताज में दिखाते हैं कि वो अपनी वाइफ से बात कर रहा है, अकबर पत्नियों से बहुवचन में है, और तीनों बेटे हैं, उनका कन्फ्लिक्ट है। आप और रत्ना मैम, व्हेन यू डिस्कस दिस, ऐसे होता है घर पे कि एक्टिंग की बात, या लगता है कि यार पूरे दिन तो यही किया है, भर दिन तो बहुत ज्यादा एक्टिंग की बात नहीं होती, इधर उधर की बातें होती हैं। इधर उधर। और आपके भाई जमीर साहब, क्योंकि उनके तजुर्बे बहुत अलग रहे, उनका कैनवस बड़ा अलग रहा। बहुत। फौज, एएमयू को संभालना, रिजीम के साथ एक एक्टिव इंटरेक्शन, बहुत अलग अलग हैं दोनों लोग। और तीसरे भाई हैं एक जो इंटेलेक्चुअल, अमेरिका में, जो नहीं, वो मिस्र में रहते हैं, इजिप्ट में, इजिप्ट में। और वो हमेशा वो ब्रेन्स वाले थे। उनसे मुझे हमेशा हौसला अफजाई मिली है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रमंद हूँ। और कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं उनके साथ। वो कभी कभी पूछते हैं मुझसे कि भाई ये क्या होती है, ये मेथड एक्टिंग क्या होती है, तो मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, पर मेरे ख्याल से वो उनकी दुनिया ही अलग है। लेकिन एक हम तीनों का आपस में लगाव ऐसा है। हालांकि बचपन में हम बहुत एक दूसरे के करीब नहीं थे, हर एक चीज राज नहीं बांटते हर एक आपस में, लेकिन बहुत नजदीक हैं हम एक दूसरे के। कमाल है। नसीरुद्दीन शाह, एक तजुर्बा जो उन्होंने आपसे साझा किया और वजह बनी एक वेब सीरीज जिसका नाम है ताज, जिसका सीजन 2 आ रहा है ZEE5 पर, और जिसके सिलसिले में हमारा बम्बई आना हुआ। मुझे आपके मुंह से मिस्र सुन के इतना अच्छा लगा, क्योंकि हम लोगों ने हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में इजिप्ट को मिस्र ही पढ़ा था। मिस्र। तो ये ज़रूरी नहीं कि किताबों में अब तक जो पढ़ाया गया वो गलत ही हो। ये ज़रूरी है कि हम बार बार किताबों की तरफ लौटते रहें और बार बार संवाद करते रहें उन लोगों से जिनकी अपनी ज़िंदगी किताब से लिखी है। आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए ललन टॉप।